अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। नावल का नाम है बदले की आग। चलें स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे तक वापस आ रहा हूँ मैं। ये कमरा मुझे पहले जैसा चाहिए बिल्कुल, वरना तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जियान गुस्से में कहता रूम से बाहर निकल गया और सूफिया आपा को कहा कि पलवशिया के रूम में खाना रख दीजिएगा। जियान ने गाड़ी में बैठते हुए काल मिलाई। अली जल्दी पहुंचो, सिर्फ इतना काल काट दी और गाड़ी हवा की तरह गायब होती चली गई। इधर इशरत बेगम और यूसुफ रानी परेशान बैठे हुए थे। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, यूसुफ कुछ करे ना। आप इशरत बेगम बैठी रो रही थी। टेंशन लो तुम, बहुत जल्दी मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूँगा। अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यूसुफ रानी की बेटी को तकलीफ़ पहुँचा सके। तुम आराम करो वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी, यूसुफ ने इशरत बेगम को कहा तो हाँ मैं सना लते बड़े कमरे की जानब चल पड़ी। अपरीशे भी परविशा से बात करके पुरस्कुन हो गई थी, रब सो रही थी। इतने में यूसुफ दुरानी की मोबाइल की बेल बजी और नंबर देख इनके माथे पर ढेर बल आए। यूसुफ दुरानी ने कॉल अटेंड की। वसीम अब पहले की तरह बैड न्यूज़ मत देना। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हुआ है सर, हमने बहुत हिफाजत से माल को रखा हुआ था, लेकिन वो फिर एक बार सब कुछ ख़त्म करके चले गए। कौन थे वो लोग, पता करो इन लोगों का कौन है जो हमारे काम में टांग रहा है। देख लूँगा इसे मैं। सर बस 2 ही लोग थे और दोनों के चेहरे रुमाल से ढके हुए थे। ठीक है, कोशिश करो जल्द से जल्द पता चले इन लोगों का, वरना हमारे लिए मसला बन जाएगा। जी सर मैं पता लगवाता हूँ। फिर यूसुफ दुरानी ने कॉल कट की और गहरी सोच में पड़ के इधर जब जियान वापस घर लौटा तो इसे रात के 1 बज चुके थे और वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और डोर लॉक किया। जैसे ही जियान कमरे को छोड़कर गया था वैसे ही हाल था कमरे का। खाना भी टेबल पर रखा हुआ था और वो भी बैठ के किनारे घंटों में सर्दी रोते हुए जाने कब सो चुकी थी। जियान शाह ने ससिया परियों कहा, ये तो मुझसे भी ज़्यादा थे। खुद से ही बुरबुराते हुए जियान पलवशिया के करीब किया और इसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लटाया। पर पलवशिया से मस न हुई। इसकी इतनी पक्की और गहरी नींद देखकर जियान के लबों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आई, जिसे वो अगले ही पल छुपा गया। और जियान भी बहुत थक चुका था। बिना खाना खाए पलवशिया की दूसरी साइड नींद दराज हुआ। कुछ सोचते हुए न जाने कब नींद की वादियों में चला गया। सुबह पलवशिया की आँख खुद पर भूसा महसूस करके खुली। जब पलवशिया ने देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई। जियान ने इसके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था, सुकून से सो रहा था। सोते हुए कितना दिलकश लग रहा था वो, माथे पर बिखरे से बाल, मासूम सा चेहरा, लेकिन हकीकत में तो किसी जला से कम नहीं लगता था। बिल्कुल वैसे ही तो था जैसे पलवशिया अपने ख्वाबों में देखा करती थी। लेकिन इसके ख्वाबों का शहजादा से यूँ मिलेगा ये तो उसने कभी ख्वाबों में भी ना सोचा था। पलवशिया दिल ही दिल में यही सोचती थी कि इसे पता ही नहीं चला कब जियान की आँख खुली और जियान पलवशिया को देख रहा था। लेकिन पलवशिया तो यकटक इससे देख कर दिल ही दिल में पता नहीं क्या सोची जा रही थी। फिर जियान ने ही से अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हे जंगली शेरनी, ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? हाँ माना कि खूबसूरत तुम अब क्या नज़र लगाओगी? पलवशिया हड़बड़ा कर होश में आई। मैं तुम्हें क्यों घूर कर देखूंगी? हाँ मैं यहाँ कैसी हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारे मेरे पास आने की? उठाओ अपना ये 2.5 किलो का हाथ। पलवशिया ने अपनी हिफत में उठाने को जल्दी से बात बदली। जियान इसकी चालाकी देखकर अंदर तक सरशार हो गया। मेरी जान, रात तुम मेरी बाहों में थी और मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था और तो किसी की जरूरत नहीं है यहाँ कि तुम्हें कोई हाथ लगा सके। और रही बात तुम्हारे पास आने की, तो अब तो तुम्हें आया ही नहीं हूँ मेरी जान। और रात मैंने तुमसे कहा था कि ये कमरा मुझे साफ चाहिए, तो तुमने मेरी बात मानी क्यों नहीं? खाना किस खुशी में नहीं खाया था? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो ये कमरा साफ़ करूँ। यहाँ मुलाजिम भी मौजूद है, जाकर इनसे कह दो तुम जैसा जंगली सा मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आ गया, बस इसी खुशी में खाना नहीं खाया। बस अगर अब तुम्हारे सोना की जवा ख़त्म हो गई हो तो मैं जाऊँ नाश्ता करने, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी वजह से मैंने रात भी खाना नहीं खाया, मैं मज़ीद भूखी नहीं रह सकती। पलवशिया ने कहा। बेड से उठी। पलवशिया ने वही शादी वाला जोड़ा पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस था। पलवशिया ने सोचा इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, अब क्या करे। जियान लेटा हुआ पलवशिया की हर एक हरकत देख रहा था। पलवशिया को सोचते हुए आगे बढ़ी और कबर्ड ओपन किया तो आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कबर्ड कपड़ों से भरा हुआ था। पलवशिया हैरान से खड़ी थी, इसके साथ कितने सारे कपड़े ज़रूर का सामान मौजूद था। लेकिन पलवशिया ने कुछ कहा नहीं। वहाँ से शॉकिंग पिंक कलर की फ्रॉक निकाली, वॉशरूम घुस गई। पीछे से जियान शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कुछ पल बाद वो फिर संजीदा हुआ और सोचने लगा ये कौन सी नई मुसीबत इसने अपने सर पर मुसल्लत कर ली है। जियान ना जाने क्यों पलवशिया के बारे में ना चाहते हुए भी सोच रहा था। वो जिसके लिए पलवशिया को यहाँ लाया था वो नहीं कर पा रहा था। यूसुफ, कुछ पता चला मेरी बेटी का? कितने दिन हो गए, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। इशरत बेगम फिर रोने लगी। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, तुम टेंशन ना लो, मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं। इसे एक बार मेरी बेटी मिल जाए छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे इंसान को। परीक्षा नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई यूसुफ दुरानी इशरत बेगम की गुफ्तगू भी सुन रही थी। वो सोच रही थी कि नहीं बताया नहीं कि रात में
इसने पलवशा से बात की। फिर पलवशा की दी हुई कसम याद आ गई। बेटा किन ख्याल में खोई हो आप? यूसुफ दरानी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा तो फिर आज मैं खुद अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ने जाऊँगा। बाबा सच्ची? प्रीशा ने खुश होते हुए कहा। यूसुफ दरानी जानते थे प्रीशा कुछ परेशान सी है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए यूसुफ दरानी ने ये बात की और फिर कामयाबी हो गया। जी मेरा बच्चा, सच्ची अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके बाबा। आयशा बेगम हौले में भटकती हुई आत्मा की तरह घर में बार बार चक्कर लगा रही थी, क्योंकि मीर शाह ने इन्हें बता दिया था कि आज अयान आने वाला है, और बस फिर इन दोनों ने पूरे घर को सर पर उठा रखा था। और मीर शाह तो ये सोच रहे थे कि अयान ने इसे नाराज़ हो जाना, क्योंकि मीर शाह ने अयान का सरप्राइज़ ख़राब कर दिया था। मीर शाह भी क्या करते, आयशा बेगम की बातों में आके बता दिए। नहीं सच, अब परेशान से लॉन में बैठे हुए थे और आयशा बेगम हनीम को देख रहे थे, जो कि बार बार गेट तक का चक्कर लगा रही थी। सर हमने बहुत कोशिश की मगर कोई क्लू नहीं मिल रहा। जो काम करने वाले होते हैं इन्हें पता नहीं कैसे ऐसा पता चल जाता है। जो कोई भी है कुछ भी पता करो, लगाओ इन दोनों का हर। ये दोनों हैं कौन? पहले मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया, अब ये एक नई मुसीबत। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द पता लगवा लेंगे। आप टेंशन ना लें सर। यार वसीम, कैसे ना लूँ मैं टेंशन? तुम्हें पता भी है करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। अभी भी तुम कह रहे हो कि मैं टेंशन ना लूँ? वसीम और यूसुफ दरानी एक पुरानी सी फैक्ट्री में बैठे थे और अब अपने नए मिशन के लिए मनसूबा बना रहे थे। गाड़ी एक खूबसूरत से बंगले में दाखिल होती है। उसकी कार को देखकर किसी की आंखें खुशी से चमकती हैं। भाई कार से निकलते ही वो अपने भाई के गले लगती है। भाई आप आ गए? आया ने पूछा। नहीं, अभी रास्ते में हूँ। आया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिससे इसके डिम्पल भी नुमाया हुए। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मेरी गुड़िया। लगता है मेरी गुड़िया की आंखें कमज़ोर हो गई, मेरी डोर को चश्मे की ज़रूरत है। आया ने कहा। बोल को मुस्कुराए बिना ना रह सका। भाई आप ही नाते शुरू हो गए हैं, मैं डर से आपकी शिकायत करूँगी। पीछे से आयशा बेगम की आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अरे भाई, मेरे बेटे को बाहर क्यों रोक के रखा हुआ है? इसे अंदर तो आने दो। या आयशा बेगम ने प्यार से कहा। आयान आयशा बेगम से मिला। उन्होंने प्यार से अपने बेटे का माथा चूमा और रोने लगी। ओ कम ऑन मॉम, अब तो आ गया हूँ मैं, आप क्यों रो रही हैं? अच्छा ठीक है, आप रोती रही, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। इतने साल बाद अपने बेटे को देख रही हूँ, कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। इतने में मीर शाह की आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बरखुदार, अपने बाप से नहीं मिलोगे क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यार ने घोड़ियों से नवाजते हुए कहा। यार तुम्हें पता था तुम्हारी माँ का इमोशनल ब्लैकमेल करती है मुझे। फिर क्या बस बता दिया मैंने? अब बेचारा तुम्हारा बाप भी क्या करे। अच्छा ना, सॉरी बाबा, अब भी नहीं मिलोगे क्या? आया शाह फिर मीर शाह के गले लगा और उनसे मिला। चले क्या, याद रखेंगे, आप भी कर दी माफ़। आयशा बेगम मीर शाह को अपनी घोड़ी से नवाज रही थी। आ जाओ, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। आयशा बेगम ने प्यार से कहा। ओके मॉम। आया ने कहा। फ्रेश होने चला गया। यार आज तुम यूनी क्यों नहीं आई थी? तुम्हें पता मैं कितनी बोर हो रही हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। प्रीशा ने हिया को कॉल की थी और नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। हिया और प्रीशा की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। यार सॉरी ना, मैं तुम्हें कॉल करके बताने भूल गई। और आज मेरे भाई आए हैं लंदन से, इसलिए आज मैंने यूनी से ऑफ़ किया था। अच्छा सही। और कल तो आ रही है ना यूनी? हाँ कल तो आऊँगी मैं। फिर दोनों बातों में मसरूफ़ हो गई। पलवशा बात लेकर बाहर आई। शौकीन पिंक कलर की फ्रॉक और फिट पजामा पहने और गले में दुपट्टा डाले ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। ड्रेसिंग पर हर ज़रूरत का सामान था। वो देखकर पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर बिना झिझकते ड्राई से अपने बाल सुखाने लगी। पलवशा के घने लंबे बाल इसके चेहरे का तवाफ़ कर रहे थे। इसके बालों की लंबी लटें से रुखसार पर बिखरी थी। ज़ियान शाह तो यकटक पलवशा को देखे जा रहा था, लेकिन पलवशा अपने काम में मगन थी। ज़ियान उठा पलवशा के करीब किया। पलवशा को पीछे से अपने सामने लेते हुए सर पलवशा के कंधों पर रखा। पलवशा हड़बड़ा कर होश में जंगली सा, छोड़ो मुझे, ये क्या पागलपन है? पलवशा खुद को साथ करने की नाकाम कोशिश करने लगी। ज़ियान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मेरी जान, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? ज़ियान ने पलवशा के कान की लोग अपने लबों से टच करते हुए कहा। पलवशा को तो जैसे करंट सा लग गया था। हटो मुझसे दूर, खटिया इंसान। इसे सब के लिए तुमने मुझसे शादी की है ना? हाँ बताओ, मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो ना तुम? पहले मुझे किडनैप किया, फिर ज़बरदस्ती निकाह, और अब मेरे करीब। कितने घटिया इंसान हो तुम। चाहते क्या तुम मुझे बताओ? हाँ, मुझे बेवकूफ़ करना चाहते हो ना मेरी? और बस यहाँ ज़ियान की बताशा तुम्हें उसने ज़रूरत पर से पलवशा के गाल को सुर कर दिया। गुस्से से बालों में हाथ फेरते हुए बाइक की जानब चल पड़ा। ज़ियान फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। ये क्या हो जाता है मुझे? क्यों मैं इसके करीब चला जाता हूँ? जिस मकसद के लिए इसे मैं यहाँ लाया था वो क्यों नहीं कर पा रहा? आज की वीडियो में इतना ही। बाकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।